हिंदी की कहानी न केवल हमें सुनने में अच्छी लगती हैं बल्कि वे हमें एक नज़रिया भी देती हैं जिनको सुनते हुए हम उन कहानियों में समाज की वास्तविकता तलाश कर पाने में कामयाब हो पाते हैं। हिंदी दिवस के मौके पर आज आप सबके सामने एक ऐसी ही सामाजिकता से भरी कहानी श्रृंखला में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, जिसका नाम है बड़े घर की बेटी। हिंदी के प्रख्यात कथाकार मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी में मुंशी जी ने संयुक्त परिवारों में होने वाली समस्याओं और जरा सी बात के बतंगड़ बन जाने का प्रसंग बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाया है। गौरीपुर गांव के जमींदार हैं बेनी माधव, जिनके दो पुत्र श्रीकंठ और लाल बिहारी हैं, जिनके बड़े पुत्र की पत्नी आनंदी और उनके छोटे पुत्र लाल बिहारी की कुछ कहासुनी हो जाती है। इसी अनबन में लाल बिहारी को आता है गुस्सा और वो अपनी भाभी पर खड़ाउन से प्रहार कर देता है। बस फिर क्या शुरू होती है छोटी सी अनबन से घर में मचे कोहराम की कहानी, जिसमें प्रेमचंद ने इस कहानी में एक आदर्श की स्थापना की है कि कैसे आनंदी अपना गुस्सा छोड़ आपसी प्यार को बचाने सहनशीलता दिखाते हुए अपने टूटते हुए घर को बचाती है। आइए सुनते हैं कहानी बड़े घर की बेटी प्रिया मिश्रा के साथ। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर पर अस्थि पंजर के सिवा कुछ और शेष न था, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों का परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती। भैंस का 2 सेर दूध वह उठकर सवेरे ही पी जाता था। वहीं श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत। इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था, और इसी से वैद्यक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे से प्रायः खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी पढ़ा लिखी रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के बहुत प्रेमी न थे, बल्कि वो यदाकदा उसकी निंदा और तिरस्कार करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान भी था। दशहरे के दिनों में बड़े उत्साह से रामलीला करवाते और स्वयं किसी न किसी पात्र का किरदार भी अदा करते। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो रुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। शायद यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। कोई तो उन्हें अपना शत्रु तक समझने में संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध ही था। इसलिए वह इसका कारण यह नहीं कि वह अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा करती थी, बल्कि उसका विचार यह था कि यदि बहुत कुछ सहने और करने पर भी परिवार के साथ निर्वाह नहीं हो सकता है आपका, तो आए दिन कलह करने से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप की छोटी सी रियासत के तालुकेदार
विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी, शिकरे, झाड़, फनूस, अंधेरी, मजिस्ट्रेट और ऋण। जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था उन्हें। 7 लड़कियां हुई और देवयोग से सबकी सब जीवित रहीं। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए और 15-20 हज़ार रुपए का कर्ज सिर पर ओढ़ लिया। पर जब आंखें खुली तो हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह आखिर करें तो कहाँ। ना तो वह यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और ना तो यही स्वीकार था कि उसे अपने भाग्यहीन होने का दुख हो। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। शायद नगरीय प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी से ब्याह हो गया। अब आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम से उसे बचपन से ही आदत थी, वह यहाँ नाम मात्र को भी ना था। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सुंदर सजी हुई बहली तक ना थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियाँ तक तो थी ना, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थी का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने आप को इस नई अवस्था में ऐसे ढाला कि मानो उसने विलास के समान कभी देखे ही ना हो।